हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं आज स्ट्रक्चर टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम। इसमें हम बिगिनर्स के लिए यानी जिन्होंने अभी अभी स्ट्रक्चर पढ़ा है और बेसिक प्रोग्राम्स वो बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक सैम्पल प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो देखिए, एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाने वाले हैं स्टूडेंट नाम का। मैं आपको बता देता हूँ कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर दो फंक्शंस बनाएंगे, एक इनपुट स्टूडेंट डेटा और एक शो स्टूडेंट डेटा। क्या आपको पहले आना चाहिए? आपको स्ट्रक्चर की थ्योरी आना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम उससे एक नया डेटा टाइप बना लेते हैं। तो स्टूडेंट नाम का एक नया डेटा टाइप बन जाएगा। इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलेंगे। जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये डेटा टाइप हैं, यानी डेटा की कैटेगरीज हैं। तो जब भी आपको कोई इंटीजर वैल्यू रखनी होती है और वेरिएबल बनाना होता है तो आप इंट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, सो दैट आप कंपाइलर को बता सकें कि देखो भाई, ये जो वेरिएबल मैं बना रहा हूँ इसमें इंटीजर ही रखूंगा। तो आपने इंट लिखकर उसे बताया। लेकिन अगर आपको डेटा कुछ इस प्रकार का रखना है जो ना तो इंट है, ना कैर है, ना फ्लोट है, ना डबल है, तो फिर आपको डेटा टाइप खुद बनाना पड़ेगा। जैसे कि मुझे एक स्टूडेंट का डेटा रखना है, तो स्टूडेंट का डेटा रखने के लिए मैं केवल एक इंट वेरिएबल बनाऊं तो उसमें तो पूरे स्टूडेंट का डेटा बनेगा नहीं। स्टूडेंट का डेटा मतलब क्या हो सकता है? उसका नाम हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसका फ़ोन नंबर हो सकता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो यहाँ पर मैं जो इन्फॉर्मेशन रखूँगा, कोई भी सिम्बॉलिकली दो तीन इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ। अब ये तीन चार पांच जितनी भी इंफॉर्मेशन है मिलकर एक स्टूडेंट डिफाइन होता है। तो एक स्टूडेंट का डेटा रखने के लिए मुझे वेरिएबल इन टाइप का नहीं चाहिए या फ्लोट टाइप का नहीं चाहिए, बल्कि एक नया ही डेटा टाइप चाहिए, क्योंकि ये नए प्रकार का डेटा है। इसके लिए हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं और एक नया डेटा टाइप बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट डेटा टाइप बना के आपको बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कीवर्ड स्ट्रक्ट, और उसके बाद फिर डेटा टाइप का जो भी नाम आप रखना चाहते हैं, जैसे मैं रखना चाहता हूँ स्टूडेंट, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर की बॉडी, उसके लास्ट में सेमीकोलन। अब स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर हमें वो मेंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं जिन प्रॉपर्टीज़ को मिला के स्टूडेंट को डिफाइन किया जा रहा है। जैसे कि मैं स्टूडेंट का रोल नंबर रखना चाहता हूँ और वो इंट टाइप के वेरिएबल में बन जाएगा, तो मैं एक रोल नंबर नाम का वेरिएबल यहाँ बना लेता हूँ। ऐसे ही मैं नेम रखने के लिए कैर टाइप का एक एरे बनाता हूँ नेम, और इसका साइज रख लेता हूँ 20, और एक और वेरिएबल एज नाम का मैं बना लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने तीन वेरिएबल्स बना लिए हैं इसके अंदर। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, और ये हमारा एक काम कंप्लीट हो गया है, यानी कि हमने डिफाइन कर लिया है स्ट्रक्चर स्टूडेंट को। अब दूसरा काम हमें करना है इनपुट स्टूडेंट डेटा। ये एक फंक्शन है जो कि यूज़र से ये तीनों वैल्यूज़ इनपुट लेगा। तो कैसे बनाएं इसको? सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये रिटर्न करे स्टूडेंट टाइप की वैल्यू। तो स्टूडेंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मुझे रिटर्न टाइप में क्या लिखना है? आप जानते हैं किसी भी फंक्शन को जब डिफाइन करते हैं, ये भी प्री रिक्वेस्ट है। आज का लेक्चर आप देख रहे हैं तो आपको फंक्शंस बनाना आना चाहिए। तो अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ तो पहले उसका रिटर्न टाइप लिखता हूँ। तो फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? तो यूज़र से वो स्टूडेंट डेटा लेगा। अब देखिए, ये बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं बताता हूँ। जब भी कोई फंक्शन रन होता है तो उसको कुछ मेमोरी मिलती है रन होने के लिए। तो सपोज करिए ये जो मेमोरी मिली है किसको मिली है? इनपुट स्टूडेंट डेटा को। जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये मेमोरी मिल जाएगी। अब इस मेमोरी के अंदर होना चाहिए एक वेरिएबल, किस टाइप का? स्टूडेंट टाइप का, ठीक है। और उसके अंदर होंगे तीन वेरिएबल्स। कौन कौन से? रोल नंबर, नेम और एज। अब यूज़र से डेटा इनपुट मांगा जाएगा प्रिंटफ स्कैनफ की मदद से, और वो डेटा किस में जाएगा? इन वेरिएबल्स में जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये जो स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर बना है, ऑब्वियसली ये कैसा वेरिएबल होगा? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? वो वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर बनते हैं। पर आप जानते हैं लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है? जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा चलना, इसकी सारी लाइफ चल जाएंगी, तो अपने आप ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि इस वेरिएबल का डेटा हम रिटर्न करा दें। इसीलिए कि इस वेरिएबल का टाइप है स्टूडेंट, हम इस फंक्शन के द्वारा जो वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं वो स्टूडेंट टाइप की होगी। तो मैंने लिखा स्टूडेंट। अब सी लैंग्वेज में एक रूल है कि आप जब भी वो डेटा टाइप लिखते हैं जिसको स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से बनाया है, तो उसके हर इस्तेमाल पे आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना होता है। इसलिए मैंने इसके पहले स्ट्रक्ट लिखा है, अदरवाइज डेटा टाइप का नाम सिर्फ स्टूडेंट है। फंक्शन का नाम है इनपुट स्टूडेंट डेटा, ठीक है। ओके, अब ये फंक्शन की मैं कोडिंग करने जा रहा हूँ।
इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि स्टूडेंट टाइप का होगा। लेट्स से कुछ भी नाम रख सकता हूँ, मैं इसका एस नाम रख देता हूँ। अब यूज़र को मैसेज देता हूँ, ओके, एंटर रोल नंबर, नेम एंड एज ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, स्कैनफ। अब सबसे पहले मुझे क्या इनपुट कराना है, रोल नंबर। तो मैंने लिखा %d और यहां पे लिख दिया एड्रेस ऑफ, किस में रखना है आपको, s डॉट रोल नंबर। ठीक है, ओके। बेसिकली हमने क्या किया, ये जो वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर हमने बनाया हुआ है इसका नाम रख लिया s, और इसके अंदर ये जो 3 वेरिएबल्स है ना, ये 3 वेरिएबल्स क्या हैं, रोल नंबर, नेम और एज। तो अगर मुझे किसी स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मुझे स्ट्रक्चर का नाम लिखना है, दैट इज s, और उसके अंदर के वेरिएबल का नाम डॉट के बाद लिखना है। वही मैंने यहाँ लिखा है s डॉट रोल नंबर। और ये तो आपको मालूम ही है कि इसमें आपको एड्रेस ऑफ लगाना है क्योंकि ये स्कैनफ है। और इसके बाद मैं लिख रहा हूँ गेट्स नाम का फंक्शन। गेट्स फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग इनपुट करेगा और वो किस में रख देगा, नेम नाम के एरे में। एक और स्कैनफ लगाता हूँ। इस स्कैनफ में क्या होगा, इसमें भी मैं एक नंबर इंटीजर इनपुट करा रहा हूँ, दैट इज एज, और इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ s डॉट एज। तो आप समझ गए, ये तीनों वैल्यूज किस में चली गई, s के अंदर के तीनों मेंबर वेरिएबल्स में चली गई। अब मुझे फाइनली क्या करना है, इसको रिटर्न करना है, किसको, s को। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल मैंने लिखा है रिटर्न में। तो आई गेस ये बड़ा ही सिंपल हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा ये फंक्शन। अब इस फंक्शन का ऊपर अपने को डिक्लेरेशन भी करना चाहिए था, तो इस फंक्शन का डिक्लेरेशन मैं कैसे कर रहा हूँ, देखिए इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसका डिक्लेरेशन कर दिया, ये सेमीकोलन लगा दिया, फाइन। अब मैं एक और फंक्शन यहाँ बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है इन शो स्टूडेंट डेटा। इसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा शो स्टूडेंट डेटा। ठीक है, अच्छा, बहरहाल अभी हमने क्या कर लिया है, अभी हमने एक और चीज़ बना ली है, दैट इज हमने एक फंक्शन बना लिया है। तो इस पर भी टिक कर लेता हूँ। अब मुझे जो शो स्टूडेंट डेटा फंक्शन बनाना है ना, ये स्टूडेंट का डेटा शो करेगा, पर कौन से स्टूडेंट का भाई, वो किसी स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल में रखा होगा, उसी डेटा को शो कराओगे ना, तो फिर मुझे इसमें आर्ग्यूमेंट पास करना है। मतलब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा शो स्टूडेंट डेटा, ठीक है, तो इसको मुझे अपने किसी स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल का डेटा सप्लाई करना होगा और ये उसको प्रिंट करा देगा। तो ये सप्लाई करने के लिए तो आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो आपने फंक्शन अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि ये टेक समथिंग नेचर का है। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट और यहाँ पे भी नाम मैं s ले लेता हूँ, नाम कुछ और भी रख सकते हैं आप। और ये फंक्शन की बॉडी के अंदर s की वैल्यू बस प्रिंट करानी है, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ स्टूडेंट डेटा, ठीक है, और \n, और मैं यहाँ पे अब प्रिंटिंग करता हूँ प्रिंट एफ। ये पहली लाइन मैंने बस सजाने के लिए लिख दी है, बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें। अभी सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट कराना है, रोल नंबर, है ना। तो मैं लिखता हूँ रोल नंबर, ठीक है, और रोल नंबर की वैल्यू %d, और यहाँ पे लिख देता हूँ रोल नंबर। लेट से आप अगली लाइन में चाहते हैं कि नेम प्रिंट हो जाए, तो नेम, ठीक है, नेम के लिए %s लगाना पड़ेगा और यहां पर आप लिख सकते हैं नेम। लेकिन वेट अ मिनट, आप डायरेक्टली तो ये रोल नंबर और नेम नहीं लिख सकते, इसको लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, s डॉट रोल नंबर। बात समझ में आ रही, s डॉट नेम, ओके, प्रिंट एफ \n एज, और यहां पे लिखेंगे %d कॉमा लगा के s डॉट एज। ठीक, कुछ भी रिटर्न इसको नहीं करना है, इसलिए वॉइड मैंने रिटर्न टाइप के रूप में लिखा हुआ और ये हमारा फंक्शन बनके तैयार हो चुका है। अब हमारे तीनों फंक्शंस यहां पर बन चुके हैं। अब हमको क्या करना है, सिर्फ इसको वेरीफाई करने के लिए मेन फंक्शन बना के देखना है। अच्छा, इस फंक्शन का डिक्लेरेशन भी तो करना होगा।
यस, इस फंक्शन का डिक्लेरेशन ऊपर मैं कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। अब मैं मेन फंक्शन बना रहा हूँ, देखिएगा। ओके, मेन फंक्शन में मैं स्टूडेंट टाइप के पहले तो कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, लिखता हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट। सपोज करिए मैंने स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया S1, ठीक। मुझे S1 में डेटा इनपुट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा इनपुट स्टूडेंट डेटा। लेकिन जब ये डेटा इनपुट कर लेगा तो ये उस डेटा को रिटर्न करता है, तो उसको हमने किस में रिसीव कर लिया, S1 में। तो S1 में क्या डेटा आ गया, जो यूजर ने इनपुट किया है। अब मुझे इसी डेटा को अगर शो करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, शो स्टूडेंट डेटा, ओके, और इसमें S1 को पास कर दूंगा। दैट्स इट, सिंपल, गेट ch। और इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको और दिखा देता हूं होने क्या वाला है। पहले इनपुट होगा डेटा और उसी डेटा को फिर हम डिस्प्ले कर देंगे। चलिए इसको रन कर रहा हूं मैं, कोई एरर नहीं है, एक बार में रन हो गया है। एंटर रोल नंबर, नेम, एज ऑफ अ स्टूडेंट। तो जैसे रोल नंबर है 100, उसके बाद फिर मैं नेम एंटर कर रहा हूं अमित। ओके, व्हाट इज दिस, ये जो मिस्टेक होती है ना, इसके बारे में मैं बताता हूँ। हमने क्या एंटर किया, नंबर, रोल नंबर, उसके बाद हम नाम एंटर करने जा रहे थे, लेकिन नाम तो एंटर कर दिया, उसके बाद एज तो उसने पूछी नहीं। और ये आउटपुट भी थोड़ा सा वियर्ड है, रोल नंबर तो सही है, नेम सही नहीं आया, एज सही नहीं आया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रोल नंबर तो एंटर हो गया है, नेम एंटर ही नहीं हुआ है। जब आपका ये फंक्शन चल रहा था इनपुट स्टूडेंट डेटा, ये लाइन चल गई आपकी, उसके बाद रोल नंबर भी आपने इनपुट करा लिया, यस। उसके बाद क्या हुआ, रोल नंबर इनपुट होने के बाद ये फंक्शन अपना काम सही से नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, आइए इसके बारे में बताता हूँ। क्या होता है, जो स्कैनफ या गेट्स फंक्शन है, जो हमें लगता है कि कीबोर्ड से डेटा इनपुट लेते हैं, तो ये जो गेट्स फंक्शन है ना, या स्कैनफ फंक्शन है, ये फंक्शन कीबोर्ड से डेटा नहीं लेते हैं, बल्कि एक बफर से डेटा लेते हैं, ठीक है। इसको बफर बोल रहे हैं। इसको आप एक बड़ा सा एरे सपोज कर लीजिए, ठीक। तो जब पहली बार स्कैनफ चला तो कीबोर्ड से डेटा, अच्छा देखिए क्या होता है, स्कैनफ या गेट्स का काम क्या होता है, बफर से डेटा उठाना। पर बफर में अगर डेटा नहीं है तो फिर स्कैनफ एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर लेता है, जिसका काम होता है कीबोर्ड से डेटा लेकर बफर में फिलिंग करना, ताकि बफर में डेटा आ जाए। उसके बाद ये स्कैनफ या गेट्स फंक्शन बफर से डेटा उठा लेंगे। अब क्या होता है कि स्कैनफ चला पहली बार में, जैसे कि यहाँ पे चल रहा है, रोल नंबर इनपुट कर रहा है, ठीक है। तो कीबोर्ड से डेटा एंटर हुआ, रोल नंबर एंटर हुआ, बफर में गया, स्कैनफ ने उसको निकाला और रोल नंबर वेरिएबल में रख दिया। लेकिन बफर के अंदर कुछ डेटा अभी भी रखा हुआ है, पूरी तरीके से बफर खाली नहीं हुआ, शायद लास्ट का एंटर। अब जब गेट्स फंक्शन चलता है तो वो क्या देखता है कि बफर में क्या रखा है, तो बफर उसे खाली नहीं मिल रहा है, उसे कुछ डेटा उसके अंदर मिल रहा है। अगर बफर खाली होता तो गेट्स को बफर में कुछ नहीं मिलने के कारण वो कीबोर्ड से फ्रेश डेटा को बफर में आने देता, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि गेट्स को यहाँ पे कुछ डेटा मिल गया है, तो कीबोर्ड से नया डेटा इनपुट ही नहीं हो पा रहा। तो जो कुछ भी है इसके अंदर, गेट्स ने उसी को उठा के हमारे नेम नाम के एरे में रख दिया, तब जाके बफर हुआ खाली। तो जब हमको यहां दिख रहा था कि 100 एंटर करने के बाद हमें यहाँ कर्सर रुका हुआ दिख रहा था, वो एक्चुअल में गेट्स के कारण नहीं रुका हुआ दिख रहा था, बल्कि गेट्स के बाद एक और जो तीसरी लाइन है, मतलब स्कैनफ एक और बार लिखा हुआ है जिसमें एज इनपुट करा रहे हैं, वो उसके लिए रुका हुआ था। तो जो हमने अमित एंटर किया है ना, वो एक्चुअल में हमने तीसरी बार जो इनपुट हो रहा है स्कैनफ, ये वाली लाइन, इसके लिए चल रहा है। और अमित जो मैंने एंटर किया था वो बफर में गया था, क्योंकि इस वाले स्कैनफ को बफर खाली मिला था, तो कीबोर्ड से उसने फ्रेश इनपुट अलाउ कर दिया था, तो मैंने अमित एंटर कर दिया था, तो बफर में क्या चला गया था, अमित। अब स्कैनफ ने अमित उठाया तो, लेकिन वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाया, इसीलिए जो आउटपुट है ना वो एज का बड़ा वियर्ड आ रहा है, दैट इज 0। तो ये प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम कहाँ होगी कि जब पहला स्कैनफ चला और उसके बाद जब गेट्स चल रहा था, तो गेट्स को बफर खाली नहीं मिल रहा था।
तो बफर को मुझे फोर्सफुली खाली करना पड़ेगा। बफर को फोर्सफुली खाली करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फंक्शन कॉल करना है fflush और इसमें पास करना है stdin। stdin उस इनपुट बफर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन stdin को यूज करने के लिए आपको ऊपर इंक्लूड करना पड़ेगा stdio.h। ठीक है, इसी के अंदर stdin डिक्लेयर्ड होता है, इसलिए इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। अभी मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करूंगा और फिर से आउटपुट अपन देखेंगे। तो मैंने रन किया, अब की बार मैं फिर से एंटर कर रहा हूँ 100। अब देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ अमित, अभी वो मेरे से एज पूछ रहा है। देखिए ये चेंज हुआ fflush लगाने से, पहले गेट्स इनपुट नहीं ले पा रहा था, फ्रेश इनपुट नहीं ले पा रहा था, अब ले पा रहा है। एज जैसे मैंने कर दिया 18, तो देखिए आप आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये fflush आपको कहाँ लगाना है, जनरली जब स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं ना या कैरेक्टर इनपुट लेते हैं, उसके पहले आप लगा दें सेफर साइड के लिए। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और शायद इससे कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरी वेबसाइट www.mysirji.com को ज़रूर से विजिट करें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ जो आपको इस चैनल पर भी नहीं मिल रहे हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि मैं एक से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस को रखता हूँ, तो आपको हो सकता है वो सब नहीं मिल रहे हों, तो वो सब आपको इस साइट पे मिलेंगे। इस साइट पे आपको और भी बहुत कुछ कंटेंट मिलने वाला है। एक बार साइट को विजिट करिए, सब कुछ हिंदी में, डेली इसमें नया कंटेंट आता है और काफ़ी कुछ इंटरव्यूज से रिलेटेड भी है। अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, सी के अलावा भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं, इसमें बहुत कुछ सीखने को है। तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये बहुत काम की वेबसाइट है, तो आप इसको शेयर भी करें अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, या दोस्तों को मौखिक रूप से इस साइट के बारे में बताएं। थैंक यू।